हेलो बच्चों, मगरधा कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं की एडग्रेड पुस्तिका की हमारा अतीत इतिहास के भाग को कवर करेंगे और इसमें कौन से प्रश्न में कौन सा आंसर लिखना है इस बात पे चर्चा करेंगे और आंसर को सही तरीके से लिख के देखेंगे। ठीक है, तो बच्चे चलते हैं अपन हमारा अतीत इतिहास। ठीक है, इसमें अपन देखें पृष्ठ क्रमांक 4 पे आएगा जी। इसमें देखें जी है अध्याय 1 प्रारंभिक कथन, कैसे, कब और कहाँ। ठीक है, इसमें पहला प्रश्न है ब्रिटिश शासनकाल के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल थे। अब आपको वैसे अगर पुस्तक में देखें तो हमारे अतीत 3 में पाठ्य पुस्तक की पृष्ठ क्रमांक 2 से उत्तर खोजें व लिखें, मतलब पृष्ठ क्रमांक 2 पे इसका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, वैसे इसका सही आंसर है वारेन हेस्टिंग। ब्रिटिश शासनकाल के प्रथम थे वारेन हेस्टिंग और अंतिम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, इसमें उत्तर में इसको सही तरीके से लिखना है। ठीक है, फिर इस दूसरा प्रश्न है ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक के लेखक थे। इसका अपनी पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ क्रमांक 3 पे इसका सही उत्तर प्राप्त होगा। ठीक है, वैसे इसका सही आंसर है सी जेम्स मिल। ठीक है, इसी प्रकार तीसरा प्रश्न है जब किसी देश पर दूसरे देश के द्वारा दबावपूर्वक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन किए जाते हैं तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है। ठीक है, तो इसका पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 4 से उत्तर मिलेगा। इसका नाम है औपनिवेशीकरण। ठीक है, सही उत्तर है औपनिवेशीकरण। ठीक है, आगे देखिए महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाता है। इसका उत्तर मिलेगा पृष्ठ क्रमांक 5 से। इसका सही उत्तर है अभिलेखागार। ठीक है, पुस्तकालय में पुस्तकों को रखा जाता है, प्रयोगशाला में प्रयोग किए जाते हैं, संग्रहालय में पुरानी वस्तुओं को रखा जाता है और दस्तावेजों को रखा जाता है अभिलेखागार में। तो इसका सही उत्तर है अभिलेखागार। ठीक है, अगला प्रश्न देखो इतिहास के आधुनिक काल को विकास का युग क्यों कहा जाता है। ठीक है, जो इतिहास का आधुनिक काल है उसे विकास का युग माना जाता है। ठीक, तो इसका देखो हमारे अतीत की पाठ्य पुस्तक है जो आपकी, उसके पृष्ठ क्रमांक 4 से इसका उत्तर प्राप्त होगा। ठीक है, इसका सही उत्तर है पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। उनके लिए मध्यकालीन समाज वे समाज है जहां आधुनिक समाज की विशेषताएं नहीं थीं, जिसका सही उत्तर है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 6 देखें सुलेखन वीस किसे कहा गया है। ठीक है, सुलेखन मतलब बहुत अच्छी। तो सुलेखन वीस ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सुंदर ढंग से चीज़ें लिखते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 में देखें अभिलेखागार में आप क्या क्या देख सकते हैं, मतलब जो अभिलेखागार होते हैं उसमें अपन को क्या क्या देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसमें देखो 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों और ज्ञापनों को आप आज भी अभिलेखागारों में देख सकते हैं। वहां आप जिला अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए नोट्स और रिपोर्ट्स पढ़ सकते हैं। ऊपर बैठे अफसरों द्वारा प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए निर्देश और सुझाव देख सकते हैं। 19वीं सदी की शुरुआती सालों में इन दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक नकलें बनाई जाती थीं। ठीक है जी, इसका सही उत्तर हुआ, तो आप लिख सकते हैं। 8वां प्रश्न देखें इतिहास को तारीखों से क्यों जोड़ा जाता था। इतिहास को तारीखों से क्यों जोड़ा जाता था, इसकी क्या वजह थी ये बताने हैं। तो इसके जो अपनी पुस्तक है उसके पृष्ठ क्रमांक 2 से इसका उत्तर प्राप्त होगा। ठीक है,
देखो, इस जुड़ाव की एक वजह है, एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यूरो को इतिहास माना जाता था। यह इतिहास राजाओं, महाराजाओं और उनकी नीतियों के बारे में होता था। इतिहासकार यह लिखते थे कि कौन से साल राजा को ताज पहनाया गया, किस साल उसका विवाह हुआ, किस साल उसके घर में बच्चा पैदा हुआ, कौन से साल उसने कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी, वह कब मृत्यु हुई और उसके बाद कब कौन सा शासक गद्दी पर बैठा। इस तरह की घटनाओं के लिए निश्चित तिथि बताई जा सकती है और इस तरह के इतिहास में तिथियों का महत्व बना रहता है। ठीक है, मतलब जो तारीखें हैं उन तारीखों के समय कौन सी घटना है उनका वर्णन किया जाता है इसमें। ठीक है, प्रश्न नंबर देखिए, छपाई की तकनीक के प्रसार से जनता को क्या क्या लाभ हुआ। मतलब पहले छपाई नहीं होती थी, लेकिन जब छपाई शुरू हुई तो छपाई शुरू होने से बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। ठीक है, देखो इसका उत्तर मिलेगा पृष्ठ क्रमांक 7 पे, जो पेज नंबर 7 है आपकी पुस्तक का वहाँ। इसका सही उत्तर है छपाई की तकनीक के प्रसार से जनता को निम्न लाभ हुए। देखो नंबर 1, जैसे जैसे छपाई की तकनीक फैली, अखबार छपने लगे और विभिन्न मुद्दों पर जनता में बहस भी होने लगी। ठीक है, नेताओं और सुधारकों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा, कवियों और उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा। ठीक है, इन चीज़ों को छपाई तकनीक से इनकी प्रसार हुआ। प्रसार मतलब जो फैली। 10वां प्रश्न देखें, औपनिवेशीकरण से क्या आशय है। अतीत की जो पुस्तक है उसके प्रश्न नंबर 4 से उत्तर प्राप्त होगा इसका। वही सही उत्तर है इसका, जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह की राजनीतिक आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 है, जनगणना द्वारा किस प्रकार की जानकारियां एकत्रित की जाती हैं। ठीक है, इसका सही उत्तर प्राप्त होगा प्रश्न नंबर 6 से। ठीक, प्रश्न नंबर 6 से, जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारियां एकत्रित की जाती थी। इसके अलावा वानस्पतिक सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातत्वीय सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि कई दूसरे सर्वेक्षण भी किए जाते थे। इसका सही मतलब खास मतलब यही है कि जनगणना से किस प्रकार जानकारी प्राप्त होती है। तो जनगणना से हमें भारत में रहने वाली जनसंख्या के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक, प्रश्न नंबर 12 देखें, जेम्स मिल द्वारा अपनी किताब में मुख्य रूप से किन बातों को उल्लेखित किया गया है। जो जेम्स मिल नामक के लेखक थे उनने एक किताब लिखी, उनकी किताब में किन बातों को बताया गया है, ये इस प्रश्न का मतलब है। ठीक है, तो जेम्स मिल ने अपनी किताब ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारत के इतिहास, को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश काल में विभाजित किया है। साथ ही उसका मानना था कि अंग्रेज़ों को सारी भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। ठीक है, इसका ये सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 13 देखें, औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण के क्या उद्देश्य थे। तो इसका सही उत्तर है औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी महत्वपूर्ण होता गया। अंग्रेज़ों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी होता है। ठीक है, इस प्रकार अतीत 3 का ये पहला अध्याय पूरा हो गया। इस प्रकार आप अपनी एडग्रेड पाठ्य पुस्तक को भर सकते हैं। ठीक है, जी है। अब इसके बाद अपन भरेंगे अध्याय 2 पाठ्यपुस्तक है जो अपनी हमारा अतीत, उसके अध्याय 2 की प्रश्न उत्तरों को हल करेंगे। ठीक है,
तो व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी के शुरुआती व्यापारियों को किस नाम से जाना जाता था, जिसका पहला प्रश्न है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1600 ईस्वी में भारत आई थी, उनकी जो व्यापारी थी उनको किस नाम से जानता था, तो उनको दीवान, सौदागर, नवाब, इस सब नहीं बोलते थे, उनको बोलते थे फैक्टर। तो सही उत्तर है इसका फैक्टर। फरमान शब्द का अर्थ, फरमान जैसे हमारे यहाँ आदेश निकलता है, वैसे यह उर्दू का शब्द है, इसका अर्थ होता है शाही आदेश। ठीक है। मालाबार तट किन वस्तुओं के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था, तो मालाबार तट है जो काली मिर्च, इलायची के लिए प्रसिद्ध था। मालाबार तट है जो प्रायद्वीपीय भारत में पड़ता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखें, प्रारंभिक ब्रिटिश शासनकाल में प्रशासकीय इकाइयों को किस नाम से जाना जाता था। जो ब्रिटिश शासनकाल था उसमें जो प्रशासकीय इकाई होती थी उनको कौन से नाम से जानते थे, इसमें पूछा गया है। तो उनको नाम थे प्रेसिडेंसी के नाम से। वो इंग्लिश कंपनियाँ थीं तो इंग्लिश जैसे उसके नाम रहेंगी, तो इसका नाम है प्रेसिडेंसी। किस पुर्तगाली यात्री द्वारा भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग का पता लगाया गया था, तो एक जो 1498 की बात है, तब एक वास्को डी गामा नाम का यात्री था, उसने समुद्री मार्ग का पता लगाया था। तो सही उत्तर क्या होगा इसका, वास्को डी गामा ने ही 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने के लिए इस समुद्री मार्ग का पता लगाया था। ठीक है। अब देखो, इजाजतनामे से आप क्या आशा है, इजाजतनामा, तो इसका उत्तर मिलेगा प्रश्न नंबर 10 पे। ठीक है। सही उत्तर रहेगा इसका, इजाजतनामे का मतलब यह है कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती। ठीक है। अगला प्रश्न 7 है, बक्सर के युद्ध के क्या परिणाम हुए थे। जो बक्सर का युद्ध हुआ था उसके परिणाम बताने इस प्रश्न में। तो बक्सर युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम भारत की सर्वोच्च शक्ति सम्राट शाह आलम, उसका नवाब वजीर व बंगाल का नवाब संयुक्त रूप से पराजित हुए। युद्ध में सम्राट के हाथों से कंपनी की शक्ति और प्रभुत्व को जनता को स्वीकार करना पड़ा, जिससे भारतीय शक्तियों की प्रतिष्ठा का पतन हो गया, जिसके परिणाम थे बक्सर के युद्ध के। ठीक है। प्रश्न नंबर 8 देखें, पानीपत की तीसरी लड़ाई क्यों महत्वपूर्ण है। पानीपत का जो युद्ध हुआ था वो क्यों महत्वपूर्ण है, इसके बारे में बताना है। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और पुणे के सदाशिवराव भाऊ पेशवा के बीच लड़ी गई थी, जिसमें मराठों की हार हुई। यह मराठों की सबसे बुरी हार थी। इस युद्ध ने भारत में अंग्रेजों की विजय के रास्ते खोल दिए थे, इसलिए पानीपत की तीसरी लड़ाई महत्वपूर्ण है। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 देखें, यूरोप के बाजारों में भारत की किन वस्तुओं की मांग अधिक थी। यूरोप के बाजारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की ज़बरदस्त मांग थी। इनके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी जबरदस्त मांग रहती थी। ठीक है। प्रश्न नंबर 10 देखें, सहायक संधि की क्या शर्तें थीं। तो इसका उत्तर मिलेगा 15 और 16 नंबर पेज पे। जो भारतीय राज्य सहायक संधि स्वीकार करते थे, उसे अपनी सुरक्षा के लिए अंग्रेजी सेना की एक टुकड़ी को अपने राज्य में रखना पड़ता था। ठीक है। संधि अपनाने वाले राज्य को ब्रिटिश सेना ने खर्च के लिए एक निश्चित धनराशि या अपने राज्य का एक भूभाग कंपनी को देना पड़ता था। ठीक है। ये शर्त थी। अगली शर्त है, सहायक संधि स्वीकार करने वाला देशी राज निश्चित करता था कि अब हमारा यह जो राज्य है वह अंग्रेजों के अधीन है। ठीक है।
प्रश्न नंबर 11 देखिए, वारेन हेस्टिंग द्वारा न्याय व्यवस्था में क्या क्या सुधार किए गए थे। वारेन हेस्टिंग थे जो उनके द्वारा अपनी न्याय व्यवस्था में कुछ सुधार किए गए थे, उनके बारे में लिखना है। तो पहला सुधार था, फौजदारी अदालतें साजी और मुफ्ती के अंतर्गत थीं, लेकिन वे भी जिलाधिकारी की निगरानी में कार्य करते थे। भारतीय हिंदू और मुस्लिम कानूनों की व्याख्या की भिन्नता खत्म करने के लिए एक संकलन तैयार किया। रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ये थे वारेन हेस्टिंग के द्वारा न्याय व्यवस्था में किए गए सुधार। प्रश्न नंबर 12 देखें, प्लासी युद्ध के कारण, जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसके कारण लिखना है। तो कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से भय था, क्योंकि उसने कंपनी को व्यापारिक रियायतें एवं सुविधाएं देना बंद कर दिया था। ठीक है, इसलिए अंग्रेजी गुस्सा हो गए और उनके बीच में सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में युद्ध हुआ। अगला कारण देखें, सिराजुद्दौला ने राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप न करने, किलेबंदी पर रोक और बकाया राजस्व चुकाने का आदेश दिया था। ठीक है, जी प्लासी के युद्ध के कारण है। ठीक है, प्रश्न नंबर 13 देखें, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में प्रतिस्पर्धा के क्या कारण थे। ठीक है, तो इसका उत्तर है, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में प्रतिस्पर्धा के निम्न कारण थे। नंबर 1 है जिसमें से भारतीय व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करने के लिए, भारतीय बाजारों के क्षेत्रों में विस्तार के लिए, भारतीय व्यापार से अधिक मुनाफा कमाने के लिए, भारत में राजनीतिक प्रभुत्व की स्थापना के लिए, ये प्रमुख कारण थे। ठीक है, प्रश्न नंबर 14 देखें, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति क्या थी तथा इस नीति से किन किन भारतीय राज्यों को अपने नियंत्रण में लिया गया था। ठीक है, इसका सही उत्तर है, लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे विलय नीति का नाम दिया गया। यह सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प कर ली जाएगी, यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी। इस सिद्धांत के आधार पर एक के बाद एक कई रियासतें जैसे सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी अंग्रेजों के हाथ में चली गई। आखिरकार 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। इस प्रकार हम एडग्रेड पाठ्य पुस्तिका के सभी पाठों को आगे बढ़ते जाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर आगे आने वाले अध्याय को कैसे भरना है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।